हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा। पढ़ना शुरू करें उससे पहले परचम और परचम के पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मे यू हैव अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। ऑलराइट, आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर कवर करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। जैसे ही कोई महीना खत्म हो जाता है, अगले महीने के स्टार्टिंग के 10 डेज अप्रॉक्स में हम पिछले महीने के पूरे करंट अफेयर को 5 to 6 सेगमेंट्स के अंदर कवर करते हैं, ताकि ना सिर्फ आपका करंट अफेयर कवर हो या कंप्लीट हो, पर इस तरह से कंप्लीट हो कि आपको हर इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपके दिमाग में जा रही है, स्टोर हो रही है और आप एग्जाम के अंदर रिकॉल कर पा रहे हैं और आपको मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने की जरूरत ना पड़े। सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उस एंगल से। ठीक है, आज का जो सेशन है उसमें हम साइंस टेक और डिफेंस एरियाज को डील करेंगे, यानी कि स्पेस के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट हुआ है तो वो साइंस टेक में हम कवर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिफेंस सेक्शन के अंदर हम सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने अगर कुछ भी कमीशन किया है, कुछ भी लॉन्च किया है, कुछ भी टेस्ट किया है, वो सब बात करेंगे। इसके अलावा किसी भी देश ने अगर कुछ इंपॉर्टेंट किया है, सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, कोई एक नए तरह के वेपन को स्टार्ट किया है या हमसे कोई MOU किया है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, ये जो डिफेंस वाला सेक्शन होगा, ये पर्टिकुलरली जो बच्चे डिफेंस या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर या मिलिट्री सर्विसेज के अंदर जाते हैं उनके लिहाज से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल में भी डाले गए हैं। जहां जहां बाकी बच्चों के काम के नहीं होंगे, मैं आपको बताते चलूंगी कि अगर आप XYZ एग्जाम दे रहे हो तो आपको कितना ही पढ़ना है, और अगर आप डिफेंस रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको और डेप्थ में जाना है। ठीक है, बाकी साइंस टेक डिफेंस तो सबके लिहाज से है। ऑल राइट, सो इसका जो PDF है, आप जो पूरा ये 5 to 6 सेगमेंट्स होते हैं करंट अफेयर के मंथली के, उसका एक सिंगल PDF होता है, कंसोलिडेटेड PDF, मंथली मैगजीन जो भी आप उसे बोले, वो parchamclasses.in वेबसाइट पे आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। अगर आप लें तो प्लीज टाइटल देख के ढंग से लीजिएगा। जब कभी भी आप वहां से बाय करते हैं PDF, जो मिनिमम अमाउंट का होता है, जैसे आप बाय करते हैं डाउनलोड लिंक नीचे ही मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको ईमेल में मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट द टीम, आई विल बी शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग रेगुलरली PDF से पढ़ना प्रेफर करते हो, अगर आप PDF से नहीं पढ़ते हो, डायरेक्टली यहाँ से पढ़ो, और अगर आप PDF से पढ़ना प्रेफर करते हो तो बेटर है आप सब्सक्रिप्शंस की तरफ मूव कर जाइए। करंट अफेयर के लिए CA सब्सक्रिप्शन है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी अगर PDF से पढ़ते हो तो PDF बैंक ले लीजिए। ये CA भी इसमें आ जाता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। जो भी कुछ आप यूट्यूब पर पढ़ते हो सबके PDFs होते हैं। ये दोनों ही आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगे। सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन के लिए आप परचम ऐप चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर आप डेली वीकली CA फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। टेलीग्राम पे क्विज अटेंड करते हो या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर डेली न्यूज़ अपडेट देखते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप वैसे ही आंसर कर पाओगे। नहीं आता, डू नॉट वरी, आज के वीडियो में हमको सीखना ही है। क्वेश्चन क्या है? डैश बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश इन चारों में से कौन सा है? क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, ये सब पढ़ेंगे आज के वीडियो में डिटेल में बाद में। ठीक है, चलिए आंसर आता है तो बताइए। और आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत अच्छा फेस्टिव टाइम है, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है ऑन ऑल कोर्सेज, अप टू 40% ऑफ आप ले सकते हो। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनी कोर्स सब्सक्रिप्शन XYZ थिंग फ्रॉम परचम ऐप, अगर आप प्लान कर रहे हो, नाउ इज द टाइम कि आप हैवी डिस्काउंट्स ले सकते हो। तो गो एंड चेक आउट द डिस्काउंट्स ऑन परचम ऐप। ठीक है, और एक ये लास्ट अनाउंसमेंट है, फिर हम चलते हैं हमारे क्लास की तरफ। SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच भी आपके लिए लॉन्च हो रखा है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जी के सब कुछ, यानी आपकी पूरी SSC की जनरल अवेयरनेस की जो सर्च है वो यहाँ एंड हो जाती है। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है GA के लिए। ओके, तो आप हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कहीं से भी तैयार कीजिए, सब बच्चे उसी पे फोकस करते हैं। ये एरिया काफी वीक रह जाता है। करंट अफेयर आप प्लेटफॉर्म से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से कुछ आपको कोर्स एनरोल करने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। A to Z आपकी सारी नीड फुलफिल हो जाने वाली है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल PDF, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, PYQ डिस्कशन, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया हुआ है ऐप के ऊपर, जाकर के देखिए। फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं, जाकर के देखिए। अच्छा लगे, समझ में आए तो ही बाय कीजिए, नहीं समझ में आता नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाइएगा। इसके अंदर जो SSC स्टैटिक GK का कोर्स है वो मैंने डील किया हुआ है। इसमें भी पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको ऐप पे दिया हुआ है, जाकर के उसको वॉच आउट कीजिए। कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वर्किंग डेज में, मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6। ठीक है जी, चलिए सुनाओ। जितनी भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी। ये बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज हर दिन हज़ारों बच्चे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं और ज़रूरी नहीं है सबको सारी चीज़ें पता हो, वो कंफ्यूज होते हैं, फिर परेशान होते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। चलिए अब शुरू करेंगे हमारे पहले सेक्शन से, विच इज़ साइंस टेक।
ऑलराइट, इससे पहले जल्दी से जाके एक टीजर देखो, 8 to 9 सेकंड्स का है, जिससे सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा परचम के बारे में. देन कम बैक, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन दिस साइड ऑफ द स्क्रीन. ऑलराइट, सो वेलकम बैक. पहली न्यूज़ देखिएगा, हम पहले स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ ले लेते हैं. विक्रम लैंडर क्रिएटेड इजेक्टा हेलो. इजेक्टा हेलो विक्रम लैंडर ने क्रिएट किया. क्या होता है इजेक्टा हेलो, तो वो समझते हैं. जैसे ही विक्रम लैंडर मून के सतह के पास गया, लैंड होने ही वाला था, चंद्रयान 3 के अंदर गया विक्रम लैंडर. तो जब वो मून की सतह के पास पहुंचा और जब वो लैंड हुआ, तो वहाँ जो भी रॉक्स का चूरा या जिसे हम मिट्टी कह सकते हैं या रॉक्स पार्टिकल जो थे वो उड़ करके और उन्होंने पूरा एक हेलो इफेक्ट क्रिएट कर दिया. उसको कहते हैं इजेक्टा हेलो. सो इजेक्टा हेलो वाज क्रिएटेड बाय चंद्रयान 3 एंड ये जो विक्रम लैंडर मॉड्यूल था जो चंद्रयान 3 के अंदर गया, उसने इजेक्टा हेलो वहाँ के लूनर मटेरियल यानी चांद के सतह पे जो मटेरियल होता है उससे क्रिएट किया है. और उस मटेरियल के अंदर बेसिकली क्या था, एपी रेगोलिथ था. एपी रेगोलिथ का मतलब होता है वहाँ की मिट्टी और वहाँ के जो सॉल्ट जो पत्थर हैं, रॉक्स हैं, उनसे रिलेटेड मटेरियल एकदम से उड़ करके और आसपास फैल गया. ठीक है, और इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमें वहाँ के जो सॉइल है, वहाँ के जो रॉक मटेरियल है, उसका बहुत बेटर आइडिया मिला कि वहाँ किस तरह के मटेरियल पाए जाते हैं. उनकी और स्टडी करना इजी हो पाएगा. करीब 2.06 टन्स ऑफ लूनर एपी रेगोलिथ पूरी जगह पे डिस्प्लेस हो गया. ठीक है, इससे बिहेवियर ऑफ लूनर मटेरियल के ऊपर रोशनी डालने में मदद मिलेगी. छोटी सी न्यूज़. देन इसरो कंडक्टेड फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन ऑन October 21. डेट इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हमारा जो गगनयान मिशन है जो कि प्लान्ड है फॉर 2024, उसका टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, यानी लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से. उसके बाद जो क्रू एस्केप सिस्टम है, यानी कि जो लॉन्च व्हीकल है उससे जो हमारा क्रू सिस्टम है उसको अलग हम कर सकते हैं क्या, अगर कभी रॉकेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, विस्फोट हो सकता है, तो हमारा क्रू मॉड्यूल जो है वो सेफ रहे एटलीस्ट, वो सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है. उसकी प्रॉपर लैंडिंग कर दी गई है बे ऑफ बंगाल के अंदर. नेवी ने उस क्रू मॉड्यूल को सक्सेसफुली ले लिया है. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार टेस्ट हो चुका है. अब जो अगला इसका टेस्ट होगा वो व्योमित्र के साथ में होगा. व्योमित्र एक फीमेल रोबोटिक एस्ट्रोनॉट है, उसको बिठा करके भेजा जाएगा स्पेस के अंदर और उसके बाद फिर गगनयान एक्चुअली लॉन्च किया जाएगा. इस सबसे ये डेमोन्स्ट्रेट होगा कि इंडिया के पास या इसरो के पास ह्यूमंस को स्पेस में भेजने की भी कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. क्रू ऑफ 3 मेंबर्स 400 किलोमीटर तक 3 दिन के लिए भेजे जाएंगे गगनयान मिशन के तहत, ये एम किया जा रहा है. नेक्स्ट देखते हैं इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस. तो भारत की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस कौन सी कंपनी ने शुरू की? सीधा सीधा यही सवाल बनता है, इससे आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो. रिलायंस जियो ने की है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी रीजनल रूरल एरियाज है, मतलब कोनों कोनों तक भी स्मूथ और फास्ट इंटरनेट को पहुंचा पाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, हाई स्पीड इंटरनेट को. और इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो हुई थी नई दिल्ली के अंदर, उसमें ही इसको अनवील किया गया था. सो जितने भी मिलियंस ऑफ होम्स और बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर वो ऑनलाइन आ सकें, ऑब्वियसली जियो की सर्विसेज यूज़ कर सके, और जो इसका ऑलरेडी ट्रू 5G है वो और ट्रू 5G हो सके, यानी उसकी स्पीड बढ़ सके. इसके लिए सैटेलाइट सर्विसेज ली हैं, तो किसी के साथ तो कोलैब किया होगा. तो जियो ने कोलैब किया है SES के साथ, जो कि एक ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेटर है. ऑलराइट, चलते हैं. द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप. सो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करने वाली है? नासा करने वाली है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? हमारा जो मिल्की वे है, जो सोलर सिस्टम है, उसमें छुपे हुए रहस्यों का और डीप में जाकर के पता लगाया जा सके. तो नासा का रोमन स्पेस टेलीस्कोप है. कौन सी एजेंसी का है? नासा का है. ऑलराइट, देन प्राइमरी मिशन क्या है? हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स जो हमारी गैलेक्सी में है उनका पता लगाएगा. जो टेल फ्लिकर्स है, यानी कि जो दिखते हैं कि अच्छा वहाँ कुछ चमक तो रहा है, वहाँ शायद कोई एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, वो स्टार है, प्लैनेट है, कोई और बॉडी है, ब्लैक होल है, क्या है उसके आसपास, वो सब कुछ पता लगाने के लिए ये बहुत हाई एडवांस्ड टेलीस्कोप है जो कि लॉन्च किया जाएगा मई 2027 के अंदर. देन नासाज मिशन ड्रैगन फ्लाई. पिछले वीडियो के एंड में यानी साइनिंग ऑफ क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था ड्रैगन फ्लाई मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है? द आंसर इज नासा. नासा का ये मिशन है जो कि अब प्लान किया जा रहा है 2027 में लॉन्च करने का, और ये वापस सक्सेसफुली लौटेगा 2034 तक, ऐसा अभी प्लानिंग है. नासा कहाँ भेजेगा इस मिशन को? किससे रिलेटेड है? ये सैटर्न का जो मून है टाइटन, वहाँ भेजे जाने के लिए इस मिशन को तैयार किया जा रहा है. और इसके लिए ये जो इसमें एक रोटोक्राफ्ट यूज़ होगा
उसकी डिज़ाइनिंग फाइनल हो चुकी है कि इस तरह का एक रोटोक्राफ्ट होगा, सॉर्ट ऑफ अ हेलीकॉप्टर होगा जो हम टाइटन पे उड़ा सकते हैं और बिठा सकते हैं, मतलब लैंडिंग करा सकते हैं, जिससे कि वहाँ के पूरे जो भी सर्फेस है उसकी स्टडी की जा सके। सो इट विल यूज इट विल बी द फर्स्ट मिशन टू फ्लाई रोटोक्राफ्ट ऑन अनदर प्लैनेट। और टाइटन हॉस्पिटेबल है या नहीं, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाएगी या नहीं, और अगर है तो किस तरह की लाइफ वहाँ पे, ये देखने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाने वाला है। और टाइटन की एक खूबी क्या है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है और वहाँ पे लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो लिक्विड वाटर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे लिक्विड या ओशंस कैसे हैं, वाटर के बने हैं, वहाँ पे टाइटन के ऊपर किसके हैं, हाइड्रोकार्बन की सीज हैं, मीथेन है, ईथेन है, उसी के रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स वहाँ पे हैं। ओके और वहाँ पे जो क्लाउड्स हैं, जो रेन होती है, वो सब मीथेन की होती है। तो क्या वहाँ पे किसी भी तरह की लाइफ पॉसिबल है या एग्जिस्ट कर रही है, वो पता लगाया जाएगा। देन स्पेन्स PLD स्पेस fires up Europe's first fully private space venture, the reusable Miura-1 rocket। तो यूरोप का पहला पूरी तरह से प्राइवेट रीयूजेबल रॉकेट है जो कि लॉन्च किया गया स्पेन के PLD स्पेस से। ओके और उस रॉकेट का क्या नाम है, Miura-1। इसी से रिलेटेड अब ये न्यूज़ है। तो यूरोप्स फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च टेक्स प्लेस फ्रॉम स्पेन। यूरोप का पहला है, लॉन्च स्पेन से हुआ है। सो PLD स्पेस है जिसने लॉन्च किया है, Miura-1 रॉकेट है यूरोप का पहला फुल्ली प्राइवेट, और इसको नेम किया गया है ब्रीड ऑफ फाइटिंग बुल्स के नाम पे, म्यूरा, जो सांड लड़ते हैं ना उसके ऊपर। जापान बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, जो आपसे मैंने किक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था, कौन सा देश है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च की है, जापान है वो देश। और क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, बेसिकली ये इतनी फास्ट स्पीड से फायर करती है, 6.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इतनी तेज़ी से कोई भी चीज़ फायर की जाएगी ना तो वो जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, आर पार कर देगी, तोड़ देगी, निस्तो नाबूद कर देगी सामने वाली चीज़ को। तो ये जो फायर गन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है, ये 40 mm स्टील प्रोजेक्टाइल से बनी हुई और 320 ग्राम इस जो प्रोजेक्टाइल वेइंग है इसकी इतनी है। मेन इसका फंक्शन क्या है कि जो भी चीज़ आप शूट कर रहे हो इतनी हाई स्पीड से शूट करिए कि सामने सुपर इम्पैक्ट क्रिएट होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन आर डिजाइन टू लॉन्च प्रोजेक्टाइल्स ऑफ इनक्रेडिबली हाई वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 6.5 और 7 टाइम्स रफली। ठीक है, चलिए तो सीधा सीधा सा पॉइंट था, होती क्या है समझा दिया और किसने लॉन्च की है। देन चाइना लॉन्चेस याओगन 3304 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो एक नई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है याओगन 3304, किसने लॉन्च की है, चाइना ने लॉन्च की है जुइक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और जो लॉन्च व्हीकल है वो लॉन्ग मार्च 43 कैरियर रॉकेट है जिसके ऊपर ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होती हैं, बेसिकली जो भी लैंड के आसपास के सारे पिक्चर्स वो दे देती हैं, आपके सरफेस पे क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरह की सिक्योरिटी के भी काम आती हैं, सर्वेस के काम आती हैं, डिजास्टर होना है तो उसके बारे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, वेदर वगैरह की, उसको आप रोक सकते हो, इसलिए ये काम आती है। ठीक है जी, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई। अब हम चलते हैं मेडिकल साइंस की तरफ। सो WHO अप्रूव्स R21 मलेरिया वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, R21 मलेरिया वैक्सीन है, उसको WHO ने अप्रूवल दे दिया है। ये वैक्सीन डेवलप किसने की है, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इन्होंने मिल करके इसको डेवलप किया है, R21 मैट्रिक्स M। ये ट्रेडमार्क है, TM होता है ट्रेडमार्क, यानी अब ये नाम सेट हो गया है, नोबडी कैन बी यूजिंग दिस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर भी दी है, तो मलेरिया वैक्सीन का नाम याद रखेंगे। देन अ वैक्सीन टू ट्रीट कोकेन एडिक्शन। कोकेन एक सब्सटेंस होता है जिसको आप लेते हैं तो बहुत हाई फीलिंग आती है, बिकॉज डोपामिन रिलीज होते हैं बॉडी में जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। तो इस सब्सटेंस का जो इफेक्ट है वो दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स तक ना पहुंचे, वो हाई फीलिंग ना आए, इसके लिए एक वैक्सीन है जो कि ब्राज़ील ने तैयार की है, उसका नाम है कैलिक्स कॉका। कैलिक्स कॉका, कोकेन से कॉका आप ध्यान रखेंगे। इसका मेन एम क्या है कि जो इफेक्ट होते हैं कोकेन के, कि वो आपके इम्यून सिस्टम जो बेसिकली रिस्पॉन्स, नॉट इम्यून सिस्टम, जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है बॉडी का, कि जैसे आप कोकेन लोगे वो आपके नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करेगा, ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज करवाएगा और प्लेजर या हाई फीलिंग एसोसिएट होगी, उस सबको ये रोक देता है। इट प्रोवाइड्स अ इम्यूनिटी। और धीरे धीरे फिर आप क्या करोगे, आप इसको कंज्यूम नहीं करोगे, बिकॉज यू विल नॉट बी गेटिंग दिस हाई फीलिंग आउट ऑफ इट। एक्सक्लूसोम, व्हाट आर एक्सक्लूसोम?
एक्सक्लूसोम क्या होते हैं, जैसे राइबोसोम हम पढ़ते हैं। एक्सक्लूसोम क्या है, एक नए तरह की बॉडी है जिसको कि सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया गया है। सो साइंटिस्ट को पहले भी था कि ऐसी कोई बॉडी लाई करती है, लेकिन एग्जैक्टली अब इसको खोज लिया गया है। तो साइंटिस्ट ने आइसोलेट और बेसिकली साइंटिस्ट ने ये देख लिया कि अच्छा, सेल के अंदर एक ऐसी बॉडी होती है जो कि कोई भी फॉरेन डीएनए होगा या डीएनए का कोई भी अनवांटेड पीस होगा, उसको न्यूक्लियस में न रख के सेल में दूसरी जगह रख लेती है। यानी कि ये जो बॉडी है, ये जो एक्सक्लूसोम है, ये क्या करता है, आइसोलेट और साइलेंस कर देता है फॉरेन डीएनए को जो भी सेल के अंदर एंटर करता है। ओके, सो नॉर्मली पहले तो ये देख लो कि कोई भी एक्स्ट्रा पीस ऑफ डीएनए है वो मेन क्रोमोसोम से अलग कर दिया जाता है, किसके थ्रू, एक्सक्लूसोम के थ्रू। एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूसोम एक्सक्लूड कर दो। ये जो ऑर्गेनली है, ये मैमेलियन सेल्स के अंदर एंड पर्टिकुलरली यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ये देखी गई है। एंड इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मिड, जो कि डीएनए रिंग्स होती हैं, उनको प्लाज्मिड कहा जाता है। सेल प्लाज्मा में, सेल न्यूक्लियस में नहीं पाई जाती है, ये सेल प्लाज्मा में पाई जाती है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी डीएनए होता है या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन अगर उस डीएनए के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो गई, कोई भी ऐसा म्यूटेशन आ गया जो सेल नहीं चाहता आगे कैरी फॉरवर्ड हो, या फिर कोई फॉरेन जीन आ गया है, तो ये जो टुकड़ा है इस डीएनए मटेरियल का, ये न्यूक्लियस में नहीं जाके सेव होगा, ये जाकर के सेव होगा कहाँ पे, ये जाकर के सेव होगा सेल प्लाज्मा के अंदर। ओके, और इसको कौन सेव करेंगे, इसको करेंगे एक्सक्लूसोम सेव, राइट। तो यूकैरियोटिक सेल, जिनके सेल्स में न्यूक्लियाई होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में रखते हैं, उसके न्यूक्लियस में रखते हैं। लेकिन ये और जो सेल्स होते हैं ये वाले यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के, ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होते हैं डीएनए के बीच में, यानी इनमें इतनी इंटेलिजेंस होती है कौन सा डीएनए हमारा है, हमारे काम का है, जो कौन सा हमारा नहीं है। जो हमारा है उसको न्यूक्लियस में रख दो, जो हमारा नहीं है उसको प्लाज्मा में पहुंचा दो। सो क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस में मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, उस वो एनिमल्स में भी हो सकते हैं, प्लांट में भी हो सकते हैं, फंजाई में भी हो सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, जो कि कॉइल्ड होता है प्रोटीन्स के अराउंड, जो उसको हेलिक्स, जिनको हिस्टोन कहते हैं, और हेलिकल स्ट्रक्चर देता है। सो बेसिकली एक्सक्लूसोम क्या करते हैं, जो भी डीएनए काम का नहीं है उसको सेल प्लाज्मा में डाल देते हैं ताकि वो आगे जेनेटिकली ट्रांसफर ना हो। देन कमिंग ओवर टू वाटर मील। What is water meal? World's smallest flowering plant. ये जो आपको छोटी छोटी डॉट्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा कोई दाने हैं हरे रंग के, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको कहते हैं वाटर वीड, डक्स इनको खाती हैं। और अब ये जो वाटर वीड है, इसको एज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फॉर एस्ट्रोनॉट्स के तौर पे रिसर्च किया जा रहा है कि क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाएगा तो जो फूड की बहुत दिक्कत आती है कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स को हम कौन सा फूड लेके भेजें, उसके लिए बहुत एक्सटेंसिवली ये यूज़ किया जा सकता है। सो रिसर्च कंडक्ट की जा रही है कि वाटर मील में क्या इतना पोटेंशियल है। वाटर मील क्या है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट है दुनिया का सबसे छोटा, और एरेकेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसको डकवीड भी कहते हैं बिकॉज डक्स इनको बहुत ज़्यादा चाव से खाती हैं, फ्लोट करते रहते हैं पानी के सरफेस के ऊपर। कहाँ मिलते हैं, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल लोकेशंस के अंदर मिलते हैं। बहुत टाइनी होते हैं, लेस देन 1 मिलीमीटर, लाइट ग्रीन, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, रूट नहीं होती है। और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावरिंग है तो फ्रूट भी बनेगा, और उसको कहते हैं यूट्रिकल। उस फ्रूट को यूट्रिकल कहा जाता है। ये कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, यानी टोटल जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं 9, वो सब इस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। सो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन फूड। देन पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट, जो रिसर्चर्स थे वो स्टडी करते करते, और बेसिकली वो स्टडी कर रहे थे, बाय चांस उनको मिल गया, यस, बोर्नियो के अंदर एंशिएंट रॉक्स वो स्टडी कर रहे थे, ऑलराइट। और वहाँ पे उनको बाय चांस एक ऐसी टेक्टोनिक प्लेट के बारे में खोज हो गई, मिल गई, जो कि बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थी, यानी सबमर्ज हो चुकी थी और अब वो दिखती नहीं थी, राइट। तो पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट बाय चांस रीडिस्कवर कर ली गई बाय रिसर्चर्स। अब ये पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट कहाँ है, किसके नीचे सबमर्ज हुई, ये सब थोड़ा हम देख लेते हैं। तो लॉन्ग लॉस्ट टेक्टोनिक प्लेट, जिसको पॉन्टस कहा गया, रिसेंटली बाय चांस डिस्कवर कर ली गई साइंटिस्ट के द्वारा, जब वो एंशिएंट स्टडी कर रहे थे, रॉक्स की एंशिएंट स्टडी कर रहे थे बोर्नियो के एरिया के अंदर। ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर एग्जिस्ट करती थी। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। और ये
एक सिग्निफिकेंट यानी बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट थी। अगर आप पूरे पैसिफिक ओशन के एरिया के हिसाब से देखो तो वन क्वार्टर यानी 1/4 पैसिफिक ओशन के साइज के बराबर ये टेक्टोनिक प्लेट एक समय में हुआ करती थी। ये जो भी आपको पिंक पिंक एरिया दिख रहा है, दिस यूज्ड टू बी दी पोंटस प्लेट। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे ये सबमर्ज होने लग गई। ये हैवी थी, ये इसकी डेंसिटी थिकनेस ज़्यादा थी, तो ये सबमर्ज हो गई, चाइना प्लेट के नीचे चली गई इधर से, और फिर धीरे धीरे श्रिंक होती गई एंड फाइनली इट गॉट कंप्लीटली लॉस्ट। सो अब कैसे मिली, क्या मिली, सब फटाफट बता देती हूँ मैं आपको। तो एक टाइम पे ये साउथ चाइना सी के नीचे पूरा एरिया कवर करती थी। इसको पोंटस इसलिए कहा जाता था क्योंकि पोंटस ओशन से इसका एसोसिएशन था, जो कि एंशिएंट ओशन माना जाता है ना। धीरे धीरे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे जाने लग गए और ऊपर की तरफ से अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर, तो चाइना वाली प्लेट के नीचे, इधर ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट के नीचे जाते जाते और वो प्लेट्स थोड़ा पास आती गई एंड फाइनली गॉट डिसअपियर्ड अराउंड 20 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब टेक्टोनिक प्लेट होती क्या है, वैसे तो पढ़ते रहते हो प्लेटफॉर्म पे, काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ा ही रहे होते हैं। अभी रिसेंटली ज्योग्राफी भी चल रही है, वहाँ भी आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ाया गया है। लिथोस्फीयर प्लेट्स होती हैं कॉन्टिनेंट के नीचे हो या ओशन के नीचे, जो फ्लोर होता है, जो लैंड मास होता है, जो क्रस्ट होता है, उसको हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं और ये इरेगुलरली शेप्ड होती है। ठीक है ना, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई भाई, कैसे हुई, जब भी कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स अपने एक दूसरे के आसपास आती हैं तो एक नीचे सबड्यू कर जाती है और दूसरी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। लेकिन जो पहली वाली जब नीचे सबमर्ज हो रही होती है, घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से इस प्लेट का थोड़ा हिस्सा ऊपर भी इकट्ठा होता जाएगा, राइट। तो यहाँ जब रॉक्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, तो इस प्लेट के जो नीचे सबमर्ज हुई है इसके कुछ अवशेष यहाँ रह जाएंगे। तो जब ये जो बोर्नियो के आसपास रॉक्स की स्टडी हो रही थी तो उसके अंदर जो अवशेष नहीं बोलेंगे, उसके अंदर से जो सैंपल्स मिले, उनकी स्टडी से पता लगा कि अच्छा ये तो पोंटस जो प्लेट है उसके मटेरियल है जो इस रॉक के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है जी, चलिए। सबडक्टिंग प्लेट जो होती है यानी जो नीचे जाएगी इज एक्चुअली डेंसर, इसीलिए वो नीचे जाती है सराउंडिंग मैंटल से, और जब वो नीचे जाती है ग्रेविटी के चक्कर में तो वो पीछे कुछ ट्रेसेस छोड़ जाती है। वही ट्रेसेस बेसिकली रॉक्स में, माउंटेन्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो जब बोर्नियो के अंदर स्टडी करी जा रही थी तो वहाँ पे बहुत सारा बसॉल्ट की स्टडी हो रही थी बोर्नियो के अंदर, और वहीं से इस पर्टिकुलर प्लेट के अवशेष मिले हैं। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। दो प्लेट साथ में आ रही हैं, एक जो डेंस होगी, हैवी होगी, वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी, दूसरी ऊपर आ जाएगी, और जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, यूजुअली माउंटेन्स या रॉक्स बन जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट क्वीपर, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्वीपर, सो अमेज़न का है ये प्रोजेक्ट, क्वीपर या कीपर जैसे भी आप इसको पढ़ें। सो किसका प्रोजेक्ट है ये, अमेज़न का है। किस लिए है भाई, एक कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, ताकि अगेन कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट हर जगह पहुंच सके। कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट क्या होती है, बहुत सारी सैटेलाइट थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पर डाल देते हो ताकि प्रॉपर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लोकेशन से रिलेटेड हो या बाकी सारी हो पहुंच सके, और बहुत प्रिसाइसली जो सैटेलाइट्स हैं वो अपना डेटा भेज सकें। So, a prototype of global internet access. Amazon's Project Kuiper launches prototypes for global internet access. और उन्होंने लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर 500 किलोमीटर की एलिवेशन या ऑल्टीट्यूड के ऊपर ये सैटेलाइट जो हैं, इनका जो प्रोटोटाइप है, 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स हैं, उनको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अभी 2 को ही किया है, अभी काफ़ी सारी और होनी है। लॉन्च कहाँ से हुआ, ULA एटलस वी रॉकेट फ्लोरिडा USA इसको लॉन्च किया गया। ये जो प्रोजेक्ट क्वीपर है, आपसे पूछा क्या जा सकता है प्रोजेक्ट क्वीपर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, अमेज़न से रिलेटेड है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फास्ट और अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस हम ग्लोबली दे सकें, जितने भी कंज्यूमर्स हमारे हैं उनको। इसके लिए 3236 सैटेलाइट्स अमेज़न डिप्लॉय करेगा, उसमें से अभी 2 प्रोटोटाइप हुए हैं। 3 कमर्शियल स्पेस कंपनीज के साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उसने टाई अप किया है। एरेन स्पेस हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, ULA हो गया, जो कि सैटेलाइट लॉन्चेस करवाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है 3000 से भी ज़्यादा जो कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट्स, तो ये पहला अपने आप में सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट होगा कमर्शियल हिस्ट्री के अंदर। सो इट इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेस लॉन्च सर्विसेज इन हिस्ट्री। अभी तक इतना बड़ा स्पेस लॉन्च प्रोजेक्ट किसी कंपनी ने लिया नहीं है। अमेज़न की बात करें तो कहाँ हेडक्वार्टर्ड है, वॉशिंगटन DC USA के अंदर है। चेयरमैन और CEO कौन है, एंडी जैसी हैं, और 1994 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
देन कमिंग ओवर टू तिलापिया पार्वोवायरस। ना तिलापिया पार्वोवायरस क्या है? इंडिया के अंदर तिलापिया पार्वोवायरस दर्ज किया गया, यानी फर्स्ट केस इसका एनकाउंटर किया गया। ये फिश है जो कि बहुत कमर्शियल एंगल पे खरीदी बेची जाती है, काफ़ी ज़्यादा लेवल पे, और ये जो तिलापिया पार्वोवायरस है ये कैप्टिव ब्रीडिंग वाली इस फिश के अंदर पाया गया, और इसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट होती है, बहुत सारी मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है। तो कमर्शियल लॉस बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखा गया। इंडिया हैज़ विटनेस इज फर्स्ट एनकाउंटर विद तिलापिया पार्वोवायरस। कहाँ पे, कौन से स्टेट में? तमिलनाडु के अंदर, राइट। तो जो कंट्री का एक्वा कल्चर है इससे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट खा सकता है। तिलापिया एक फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज है, और ये जो पार्वोवायरस है ये बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट रखता है। ये एक वायरल पैथोजन है और पार्वोविरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। ये जो वायरस है ये सबसे पहले चाइना में 2019 के अंदर और थाईलैंड में 2021 के अंदर दर्ज किया गया था। अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखोगे 30 से 50% मोर्टेलिटी रेट है, राइट, विच इज़ क्वाइट हाई। तिलापिया फार्मिंग इंडिया में कई स्टेट्स के अंदर की जाती है, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश के अंदर, केरला के अंदर, और अभी हमने देखा तमिलनाडु के अंदर भी केसेस ये देखे गए हैं। लाइक आई टोल्ड यू, तिलापिया फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, इंडिया की नेटिव नहीं है, ये नेटिव अफ्रीका की है, लेकिन इंडिया में भी इसको ब्रीड किया कल्चर किया जाता है और बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाली फिश है। देन शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन पे आते हैं। सो रिसर्चर्स इन, आई डोंट थिंक सो, नहीं, ये बीच में शॉर्ट न्यूज़ आ गया है। शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन हम लास्ट में डालते हैं, पर ये बीच में आ गया, नो प्रॉब्लम। सो रिसर्चर्स इन मणिपुर रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़। एक नई फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ मणिपुर के अंदर डिस्कवर की गई है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कर्क्यूमा काक्चिंगनेस। ओके, सो कर्क्यूमा काक्चिंगनेस, ये किस चीज़ की नई प्रजाति है? ये फ्लावरिंग प्लांट की है। कहाँ खोजी गई है? तो ये मणिपुर के अंदर खोजी गई है। थैलियम पॉइजनिंग। थैलियम पॉइजनिंग क्या है? सो थैलियम पॉइजनिंग के केसेस इंडिया के अंदर राइज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के अंदर। थैलियम जो एलिमेंट है वो ट्रेडिशनली जो रैट, चूहे मारने की दवाइयाँ होती हैं ना, उसके अंदर पाया जाता था, एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक। ह्यूमन के अगर टच में आ जाए, स्किन के अंदर बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल है, तो अगर आप किसी भी तरह से इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो आपके अंदर उसकी टॉक्सिसिटी असर दिखाएगी। तो थैलियम पॉइजनिंग के केसेस इंडिया में राइज में हैं, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में देखे गए हैं। अब ये थैलियम का सिंबल है TL, एटॉमिक नंबर 81, और एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी के लिए जाना जाता है। नेचुरली फ्री फॉर्म में नेचर में आकर भी नहीं करता है। इट इज़ कॉल्ड एज पॉइजनर्स पॉइजन, इतना पॉइजनस ये है। और अगर ये आपकी बॉडी में स्किन वगैरह आपके कांटेक्ट में आता है तो इस तरह के पैचेस छोड़ देता है। उसके अलावा किडनी पे असर डालता है, अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इट कैन ब्रिंग। हिस्टोरिकली लो टेम्परेचर थर्मोमीटर्स जो होते थे उनमें भी ये काम में लिया जाता था। इसका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो मेडिकल इमेजिंग के अंदर काम में लिया जाता है। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, किडनी, नर्व्स, इन सबको डैमेज कर सकता है, स्किन के थ्रू अंदर जा सकता है। इसका जो एंटीडोट है वो है प्रशियन ब्लू। पूछा जा सकता है कि थैलियम पॉइजनिंग जो है, जो कि थैलियम की जो इफेक्ट आए हैं बॉडी में, उसको हटाने के लिए एंटीडोट की तरह क्या यूज़ किया जाता है? प्रशियन ब्लू यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑल राइट, सो ट्विन साइक्लोन्स इंडिया के आजू बाजू अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के अंदर देखे गए। एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, आई थिंक स्टेट न्यूज़ एंड नेशनल न्यूज़ में हमने पढ़ा था, तेज साइक्लोन था, तेज, जिसने गल्फ कंट्री के अंदर लैंडफॉल किया। लेकिन ये जो हमारा पूरा बॉम्बे, गोवा और कर्नाटका, केरला, ये वाला जो पूरा कोस्ट था, इस पे अपना इम्पैक्ट दिखाया। दूसरा एक जो साइक्लोन है उसका नाम है हमून। कौन सा साइक्लोन? हमून। ये बे ऑफ बंगाल के अंदर उठा, वो उठा था अरेबियन सी में, तेज। ये बे ऑफ बंगाल के अंदर उठा और इसने साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश पे अपना असर दिखाया बहुत स्ट्रांगली। ये हमून नाम किसने दिया? ईरान ने दिया। तेज नाम किसने दिया था? इंडिया ने दिया था। कैसे पता चलता है? मैं ऑलरेडी इसी मंथली के अंदर पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ नेमिंग कैसे की जाती है। जितने भी इन ओशंस के आसपास जो देश हैं वो ऑलरेडी अपने नेम अनाउंस कर देते हैं। जैसे जैसे कोई तूफान आता जाता है उनको वो नाम असाइन कर दिया जाता है। विंटर्स के अंदर, क्योंकि विंटर्स में लैंड ठंडा हो जाता है, पानी कंपेरेटिवली वार्म होता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसको नाम दिया है ईरान ने, और ये एक पर्शियन टर्म होती है हमून, जिसका मतलब होता है टेम्पररी डेजर्ट लेक्स और मार्शलैंड। यानी कि जो वाटर रिजर्वॉयर्स बन जाते हैं ना डेजर्ट में,
वो हमून कहलाते हैं ईरान पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट। ट्राइडेंट क्या है? एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है जो कि डीप सी के अंदर जा करके और जो घोस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका पता लगाएगा। कौन सी कंट्री है जो इसके ऊपर काम कर रहा है? चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है। तो चाइना के एक रिसर्च ग्रुप ने कंस्ट्रक्शन चालू किया है एक इनॉर्मस टेलीस्कोप बनाने का, जिसको न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कहा गया, और उसको साउथ चाइना सी के अंदर डीप लॉन्च कर दिया जाएगा और ओशन बेल या हेलिंग नाम दिया गया है इसको। इसका मेन काम क्या है? ये पता लगाएगा कि जो एकदम से पार्टिकल्स, घोस्ट पार्टिकल जिन्हें हम बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, कहाँ से शुरुआत हो रही है चीज़ों की। लाइट के जो फ्लैशेस जनरेट होते हैं और हमें पता नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट। सो उन फ्लैशेस ऑफ लाइट का ये पता लगाएगा। इट विल स्कैन द फ्लैशेस ऑफ लाइट जनरेटेड बाय कॉस्मिक न्यूट्रिनोज जो कि कोलाइड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और कॉस्मिक रेज का ओरिजिन इससे हमें पता लग पाएगा कि जो भी कॉस्मॉस से, यानी यूनिवर्स बोलो, सोलर सिस्टम है, वहाँ से जो रेज या लाइट्स आती हैं वो उनका ओरिजिन क्या है। इट विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट दैट। तो घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर होगा, इसको 3500 मीटर डेप्थ में लगाया जाएगा और 2030 तक इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होगा, इसको जो बनाया जा रहा है। Then high levels of helium-3 found in rocks of Baffin Bay। अब देखो इस तरह की जब न्यूज़ आ जाती है ना कि ठीक है हीलियम-3 के हाई लेवल्स पता लगाए गए हैं बैफिन बे में, तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है बैफिन बे कहाँ पड़ता है। तो अगर आप देख सकते हो ये कनाडा वाला हिस्सा है और ये पूरा आ जाता है बैफिन आइलैंड वाले हिस्से, ठीक है। तो बैफिन बे वाले हिस्से के अंदर हीलियम-3 रॉक्स के अंदर पाया गया है। हीलियम-3 का पाया जाना क्या सिग्निफाई करता है कि जो अर्थ का कोर है, जो सेंटर है, वो कहीं ना कहीं लीकेज है और वो सरफेस के ऊपर आ रहा है, क्योंकि हीलियम-3 जब अर्थ बन रही थी तो उसके अंदर बीचों बीच कोर के अंदर ट्रैप है हीलियम-3। सरफेस पे नेचुरली बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, रेयर है। तो हीलियम-3 के लार्ज रिजर्वॉयर्स मिलना सरफेस पे, यानी कहीं ना कहीं क्रैक है कोर में और अर्थ का कोर बाहर आ रहा है। तो एक स्टडी ने जो पब्लिश हुई है जर्नल में, उसने बताया हाई लेवल्स ऑफ हीलियम-3 कनाडा के बैफिन आइलैंड के रॉक्स में देखे गए हैं। इससे ये लगता है कि अर्थ का कोर में भी लीकिंग। सो हीलियम-3 एक आइसोटोप है हीलियम का और वो सरफेस पे रेयर है, ओके वो कोर में ही है, क्योंकि जब प्लैनेट फॉर्मेशन हो रहा था तो वो कोर के अंदर ट्रैप हो गया था, ठीक है। डेंजर सॉफ्टवेयर टूल फॉर जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग के लिए एक नए तरह का सॉफ्टवेयर डेंजर जो है वो रिसेंटली डेवलप किया गया है। जीनोम एडिटिंग क्या होता है? जो जीन के सीक्वेंस होते हैं उनके अंदर बेसिकली आप चेंजेस कर सकते हो। अगर कोई जेनेटिक बीमारियां हैं, आपने जीनोम एडिटिंग की ताकि आगे वाली जनरेशन में वो ना जाए, या फिर आप क्रॉप के अंदर, एनिमल के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हो, वो सब जीनोम एडिटिंग से पॉसिबल होता है। तो डेंजर का फुल फॉर्म क्या है? डेलिटोरियस एंड एंटिसिपेटेबल गाइड्स इवेल्युएटेड बाय आरएनए सीक्वेंसिंग। सो इसका मेन काम क्या है कि जीनोम एडिटिंग में सेफर डिजाइन सारे ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोवाइड कर देगा, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो व्हाट इज जीनोम एडिटिंग? मेथड जिससे कि साइंटिस्ट डीएनए सीक्वेंस ऑर्गेनिजम्स का चेंज कर सकते हैं, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल्स का। और जैसे ही आप कोई डीएनए में चेंज करोगे तो उसका असर किसी न किसी फीचर के फॉर्म में दिखेगा, जैसे आँख का कलर चेंज कर दिया आपने, बालों का कलर चेंज कर दिया, एट्सेट्रा। ओके, नाउ वी कम ओवर टू द शॉर्ट न्यूज सेक्शन। वहाँ वो बीच में गलती से आ गया था। नासा हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट जिसको बोला गया है साइक। 6 ईयर का मिशन है टू स्टडी एन एस्टेरॉइड, और उस एस्टेरॉइड का नाम भी साइक रखा गया है। तो साइक मिशन क्या है? एक एस्टेरॉइड की स्टडी के लिए है, नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज नोकिया लॉन्चेस 6G लैब इन बेंगलुरु। तो 5G का तो अभी पूरी तरह से काम चल रहा है, अभी पूरा मैं स्मूथ तो नहीं बोलूँगी, पर इसी बीच में नोकिया ने 6G लैब बेंगलुरु के अंदर लॉन्च कर दी है ताकि भारत 6G विजन की तरफ ये काम कर सके। इंडियन नेवी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है। नेवी के लिए नव और ई कैश कार्ड, जिससे ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के ऊपर जो भी नेवी के लोग हैं वो सर्विसेज ले सके। ठीक है जी, तो साइंस टेक से रिलेटेड न्यूज़ हो जाती है यहाँ पे ख़त्म, पहला सेक्शन हो जाता है ओवर। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। शुरुआत करेंगे हम सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस से, फिर बाकी न्यूज़ चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
सो इंडियन बांग्लादेश आर्मीज कमेंस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज, क्वेश्चन कैसे बनेगा, संप्रीति एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है, इस बार जो संप्रीति एक्सरसाइज हुई उसका कौन सा एडिशन था, कहाँ पे कंडक्ट की गई, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, ये 3-4 तरह के मेजर क्वेश्चंस बनते हैं। सो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है संप्रीति। देखो हमारा पड़ोसी है तो हमारी प्रीति है उसके साथ, प्रीति यानी प्यार मोहब्बत है। ओके, सो संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई, 11th एडिशन इस बार हुआ। उमरोह मेघालय के अंदर इस 11th एडिशन को कंडक्ट करवाया गया और ये एक्सरसाइज की शुरुआत 2009 से हो रखी है। नेवी होस्ट्स एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज को HADR कहा जाता है। अगर कोई भी त्रासदी विपदा डिजास्टर हो जाए तो जो फटाफट एड पहुंचाई जाती है, असिस्टेंस दिया जाता है, वो HADR का काम होता है। तो एनुअल जॉइंट HADR एक्सरसाइज चक्रवात नेवी ने होस्ट की है, चक्रवात। तो अगर कोई चक्रवात या साइक्लोन आ जाए तो HADR देंगे, ठीक है। और ये अक्टूबर के अंदर हुई, कहाँ होस्ट की गई, गोवा के अंदर, गोवा के अंदर की गई है। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स करते हैं रोटेशन के अंदर। तो इस बार इंडियन नेवी ने इसको होस्ट किया है, 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था। इस बार कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इंडियन ओशन रीजन के 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया। देखो साइक्लोन नाम से क्या है, चक्रवात, चक्रवात इंडियन ओशन रीजन के आसपास वाले देश, तो थोड़ा थोड़ा एसोसिएशन बिठा सकते हैं अपन। ये इसी का पोस्टर है। INS सागर ध्वनि, इंडियन नेवल शिप सागर ध्वनि फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम सागर 4, सागर मैत्री 4। सागर मैत्री 4 के लिए फ्लैग ऑफ यानी हरी झंडी दिखाई गई INS सागर ध्वनि को। तो INS सागर ध्वनि क्या है, किस तरह की शिप है, पहले तो ये पता होना चाहिए किस तरह का वेसल है। तो ये ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है, रिसर्च कंडक्ट करने के काम में आता है सागर ध्वनि। ऐसे याद रखो सागर से क्या क्या ध्वनि आ रही है उसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये रिसर्च तरीके का वेसल है। 2 महीने तक लॉन्ग सागर मैत्री मिशन 4 की तरफ ये एम्बार्क कर चुके हैं, यानी चल चुका है। और इसका मेन काम रहेगा कि इंडियन ओशन रिम कंट्रीज जो हैं, यानी उसके साइड में जो कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर के साइंटिफिक तरह की स्टडीज़ और पार्टनरशिप वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसको डॉक्टर समीर वी कामत जो कि DRDO के चेयरमैन भी हैं और सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। सागर मैत्री इनिशिएटिव DRDO का ही है, जिसके तहत, और PM मोदी की एक पॉलिसी थी सागर, ठीक है, जिसके तहत क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारे जो वाटर्स के आसपास जो भी देश हैं उनके बीच में मैत्री यानी फ्रेंडशिप रहे, साथ मिलकर के वो साइंटिफिक काम भी करें, डेवलपमेंट भी करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, वो सब इसी के तहत सागर इनिशिएटिव PM मोदी की पॉलिसी थी और उसी के तहत सागर मैत्री भी कंडक्ट किया जाता है। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड इन आंध्र प्रदेश। सो सागर कवच क्या है, ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, यानी जो हमारे तट हैं उनकी रक्षा के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। कहाँ हुई ये, आंध्र प्रदेश के अंदर हुई। किसने कंडक्ट करवाई, इंडियन नेवी ने कंडक्ट करवाई। इंडियन नेवी कंडक्टेड 2 days मैसिव कोस्टल एक्सरसाइज सागर कवच 02-2023। इसके अंदर जितनी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आंध्र प्रदेश के अंदर, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सब की कोस्ट से रिलेटेड सुरक्षा के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को बोलते हैं काजिंद। कजाकिस्तान इंडिया, ठीक है। सो इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में होती है काजिंद। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 7th एडिशन इस बार हुआ, कहाँ हुआ, कजाकिस्तान के अंदर हुआ, ओतार इन कजाकिस्तान। और ये अभी चल ही, आज क्या है, टुडे इज 11th, तो आज ही वाइंड अप हुआ। देन ये जो एक्सरसाइज है ना इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, ये जब शुरू हुई थी इसका नाम दोस्तिक था, दोस्तिक, प्रबल दोस्तिक। सो ये 2016 के अंदर, और फिर इसका जो नाम चेंज किया गया 2018 में काजिंद कर दिया गया। लास्ट एडिशन इसका जो था वो इंडिया में मेघालय के अंदर हुआ था। तो एक बार इंडिया के अंदर, एक बार कजाकिस्तान में, इस तरह से ये चलता है। मिलन 2024, ओके, मिलन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, खैर जो भी हम पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। मिलन एक्सरसाइज अभी हुई नहीं है, ये फरवरी 2024 में होगी, यस फरवरी में होगी। अभी इसकी एक प्लानिंग के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस,
मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस मिलन 2024 एक्सरसाइज से रिलेटेड होस्ट की इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम में। ठीक है कि भाई कैसे कैसे हम करेंगे इस एक्सरसाइज को, कौन कौन आएगा नहीं आएगा सारी। तो मिलन एक्सरसाइज बेसिकली बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। बाइनियल यानी 2 साल में एक बार होती है, मल्टीलेटरल यानी बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी जो शुरुआत है 1995 से हुई थी। इस बार जो मिलन होगा यानी 2024 वाली जो मिलन एक्सरसाइज होगी वो अभी तक की सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगी, जिसमें 50 कंट्रीज से भी ज़्यादा को इन्वाइट किया जा रहा है। और इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसके तहत इसकी शुरुआत की गई थी, और उसी के बाद इसमें सागर इनिशिएटिव को भी जोड़ दिया गया कि भाई लुक ईस्ट तो है ही, बाकी हमारे समुद्र के आसपास जो कंट्रीज़ हैं इन सब के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 बिगिंस। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज कहाँ किसके बीच में होती है? सो हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और मलेशियन आर्मी के बीच में। हरिमऊ मलेशिया और इंडियन आर्मी के बीच में, और ये उमरोई कंटोनमेंट मेघालय के अंदर इस बार हुई, राइट। और इंडियन कॉन्टिजेंट में से किसने पार्टिसिपेट किया? राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2012 से कंडक्ट की जा रही है और लास्ट इसको मलेशिया के अंदर होस्ट किया गया था। यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कैरिड आउट मेडन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। मेडन है यानी पहली बार कंडक्ट हुई है। सो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कैरी आउट मेडन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, और इसका ऐसा कोई नाम नहीं है। और ये कहाँ हुई? गल्फ ऑफ गिनी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। गल्फ ऑफ गिनी कहाँ है? अफ्रीका के वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट के इधर, ये वाला, दिस इज गल्फ ऑफ गिनी, दिस इज गल्फ ऑफ गिनी। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। इंडिया की तरफ से INS सुमेधा ने, जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, गश्त लगाते हैं ना जो वेसल्स, वो वेसल है, उसने पार्टिसिपेट किया। और 3 यूरोपियन यूनियन के वेसल्स रहे। इंडियन आर्मी विंस गोल्ड मेडल इन कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज। सो कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसके अंदर इंडियन आर्मी गोल्ड मेडल लेके आई है। और ये जो कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज है, प्रॉपर नाम देखिए, कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, कहाँ हुई? वेल्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुई। और यहाँ इंडियन आर्मी का 3x5 गोरखा राइफल जो है फ्रंटियर फोर्स, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इंडिया विल गेट मोर प्रचंड पावर। तो देखो इस पे बढ़े, इससे पहले मैं बता दूं जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी इंपॉर्टेंट अक्टूबर के अंदर, वो हमने कवर कर लिए। अब हम देखेंगे कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या हमारे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है, उन्होंने अगर कुछ भी प्रोक्योर किया है, कुछ भी कमीशन किया है, यानी कोई नई चीज़, हेलीकॉप्टर हो, कोई वेसल हो, कोई हथियार वगैरह हो, अगर वो उसको कमीशन यानी उसका यूज़ स्टार्ट किया है तो वो देखेंगे। तो उसमें सबसे पहली न्यूज़ आती है इंडिया विल गेट मोर प्रचंड पावर। प्रचंड क्या है? क्या है प्रचंड? हेलीकॉप्टर है। सो प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स। यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जनरल जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम नहीं दे रहे, आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए प्रचंड इज व्हाट। क्या ये कोई एयरक्राफ्ट है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई वेसल है, कोई राइफल है, कोई टैंक है, क्या है प्रचंड? तो प्रचंड इज़ अ हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स ने अभी ऑर्डर प्लेस करेगा। इंडियन एयरफोर्स 156 मेड इन इंडिया प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स के। कौन बना रहा है इसको? इसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बनाएगा। तो मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं प्रचंड, इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कैटेगरी में ये आते हैं, राइट। कॉम्बैट यानी मुठभेड़ वगैरह करेंगे, और इनको इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है ताकि ये डेजर्ट में भी काम कर सके और हाई ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचे ऊंचे एरियाज में भी काम कर सकें। इट इज़ द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड जो कि लैंड और टेक ऑफ कर सकता है 5000 मीटर यानी 16400 फीट के हायर ऑल्टीट्यूड पे। तो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे फंक्शन करने वाला दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर कौन सा है? प्रचंड है और इंडिया मेड है। ऑलराइट, अब ये जो स्लाइड है ना, ये बाकी सारे बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर कोई डिफेंस रिलेटेड एग्जाम दे रहा है तो ही आप गो थ्रू कीजिए, बाकी वनडे एग्जाम वाले बच्चे यू नीड नॉट गो थ्रू इट। तो इट इज़ फिटेड विद 5.8 टन ट्विन इंजन जिसको शक्ति इंजन कहा जाता है। इसकी स्पीड है 268 किलोमीटर पर आवर, रेंज कितनी है, ये सारी चीज़ें बाकी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, VSHORAD, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इंडियन डिफेंस ने
30 यूनिट प्रोक्योर किए हैं, ये भी इंडिजिनसली बना है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के मैनपैड। लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स जो होते हैं, कम ऑल्टीट्यूड पे हवा से अगर कोई थ्रेट आएगा तो उसको काउंटर किया जा सकता है शॉर्ट डिस्टेंसेस पे इसके थ्रू। सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, ठीक है, आप सरफेस पे रहोगे और यहाँ से आप हवा में ध्वस्त कर सकते हो। इंडिविजुअल्स भी चला सकते हैं, तो बेसिकली थोड़ा पोर्टेबल सॉर्ट ऑफ है ये, है ना। और इसको किसने डिज़ाइन और डेवलप किया है? DRDO ने किया है। प्राइमरीली इंडियन आर्मी इसको यूज़ में लेती है। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट मीडियम रेंज अबाबील वेपन सिस्टम। अबाबील वेपन सिस्टम कौन से कंट्री से जुड़ा हुआ है? अबाबील जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से रिलेटेड। ये मीडियम रेंज का सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक मिसाइल है। ओके, सरफेस टू सरफेस बॉलिस्टिक मिसाइल है। 2200 किलोमीटर तक के एक रेंज के अंदर ये सामने के टारगेट को हिट कर सकती है। देन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया का जो S-400 मिसाइल डिफेंस है ना, जो हमने बॉर्डर एरियाज के अंदर तैनात कर रखा है, उसको काउंटर करने के लिए अबाबील सिस्टम पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया हुआ है। अभी इसके पास अगर हम टोटल बॉलिस्टिक मिसाइल्स देखें पाकिस्तान के पास कितनी है, तो 6 ऑपरेशनल बॉलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनके में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। और इसके अंदर अब्दाली आता है, गजनवी आता है, शाहीन A1 आता है और नासर आता है। और मीडियम रेंज की अगर हम देखें, ये तो शॉर्ट रेंज हैं चारों, तो गौरी एंड शाहीन 2। तो ये 6 नाम कौन से कंट्री से जुड़े हुए हैं? पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अबाबील भी किससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है, बाकी ये 6 न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, चलिए। इंडियन नेवी लॉन्चेस 25 टन बोलार्ड पुल टग महाबली इन गुजरात। पुल टग क्या होगा भाई? एकदम से अगर फायर वगैरह लग गई है तो आपको वहीं पे हेल्प हो जाए, आपको टग करना है, आपको कुछ सप्लाईज पहुंचाने हैं, तो ये एक महाबली, ये है नाम इसका, महाबली। ओके, सो टोइंग, बर्दिंग, कोई ऑपरेशंस हैं जिसमें मदद चाहिए, तो उन सब के लिए 25 टन का बोलार्ड पुल टग है महाबली, जो इंडियन नेवी ने लॉन्च कर दिया है। देन व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज अबाउट चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स। सो जो इंडियन आर्मी है वो 2027 से 2027 से धीरे धीरे फेज आउट करेगी चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स को, और इनकी जगह पे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे। ना चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स क्या हैं, उनके बारे में पूरी स्लाइड है। जो डिफेंस वाले बच्चे होंगे वो पूरा पढ़ेंगे, बाकी सारे बच्चे सिर्फ इतना देख लीजिए कि जो चीता हेलीकॉप्टर चेतक हेलीकॉप्टर है वो 2 टन क्लास का हेलीकॉप्टर, यानी इस विंग के कैटेगरी में आता है, एंड 7 सीटर है। और जो चीता है वो 5 सीटर है। और चीता ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए, यानी सबसे ऊंचाई पे जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें से ये उड़ान भर सकता है। अगेन ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में एक स्लाइड है जो बाकी बच्चों को इतना देखने की जरूरत नहीं है, डिफेंस वाले बच्चे गो थ्रू कर लीजिए। इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल। वर्टिकल विंड टनल होता है जिसमें कि ऊपर नीचे फ्री फॉल की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो जो इंडियन आर्मी है उन्होंने इनॉग्रेट किया है अपना पहला वर्टिकल विंड टनल। एक सिमुलेशन है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री फॉल की, और स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया। वर्चुअली आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। इंडियन नेवी गेट्स 3rd गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी कि ये हमारे लड़ाकू जो वेसल्स हैं उनमें आता है ये। और प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनने हैं, रेडी होने हैं। उसमें से 3rd ये है, क्या नाम है इसका? इम्फाल। और इंडियन नेवी को ये मिल गया है रेडी होकर के। इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स जो कि इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट हुए हैं। अब क्योंकि हमने प्रोजेक्ट 15B की बात की है, तो प्रोजेक्ट 15B क्या है? प्रोजेक्ट 15B हमारे जितने भी कोस्ट लाइन्स हैं उनकी रक्षा, हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उनकी रक्षा के लिए इनको बनाया गया है कि सामने से अगर कोई अटैक हो जाता है तो उनको काउंटर अटैक कर सकते हैं। और इसके अंदर 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 15B के तहत बनने हैं। विशाखापट्टनम, मारमुगांव, इम्फाल और सूरत, और ये 3rd नंबर का अब मिल चुका है। इनके अंदर ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बिकॉज ये डिस्ट्रॉयर्स हैं। लाइक आई टोल्ड यू, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू सेफगार्ड 7516 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है, ऑफशोर आइलैंड्स हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, इन सबको इनकी रक्षा करना। अब क्योंकि हमने प्रोजेक्ट 15B पढ़ा, प्रोजेक्ट 15A भी देख लो। प्रोजेक्ट 15A क्या है? इसके तहत 3 शिप्स बननी है और इसमें भी
स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ही कंस्ट्रक्ट होने हैं। कोलकाता, कोची, चेन्नई, ये 3 शिप्स जो कि माज़ागाओ डॉक शिप बिल्डर्स बनाएंगे, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट 75 एक है जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स, ये सब अटैक से रिलेटेड है ना, जिसमें हम डिस्ट्रॉयर्स, अटैकिंग सबमरीन्स बना रहे हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग की जा सके। और इसके तहत INS कलवरी, खांडेरी, करांच, वेला, वागिर और वागशीर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद CSL। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है CSL के साथ में, दैट इज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में, फॉर मिड लाइफ अपग्रेड एंड रीपावरिंग ऑफ INS ब्यास। इंडियन नेवल शिप ब्यास है, काफ़ी समय यूज़ होने के बाद एक बार उनमें कोई भी तकनीकी खराबी आ जाती है, अपग्रेड कराना होता है, तो उसके लिए अपग्रेड या रीपावरिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने CSL के साथ में MOU साइन किया है। INS ब्यास क्या है, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ गया, ये पहला फर्स्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट है, और मतलब ये ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट है नंबर 1। ये इस पूरे क्लास में से पहला फ्रिगेट है जिसको वापस से रीपावर किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। INS ब्यास विल जॉइन दी एक्टिव फ्लीट जब पूरी तरह से रेडी हो जाएगा इंडियन नेवी की 2026 के अंदर। ऑल राइट, सो INS ब्यास ऑल्दो मैंने अभी आपको बता दिया, फिर भी देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र क्लास का फ्रिगेट है, इसको GRSE कोलकाता ने बनाया था और ये 2005 के अंदर इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया था। अब इसको अपग्रेड किया जा रहा है। इंडिया लाइकली टू साइन अ डील विथ US फॉर 31 MQ-9B ड्रोन्स बाय फरवरी 2024। ये जो बहुत हाई टेक ड्रोन्स US ने बनाए थे, तो उन 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए इंडिया बहुत जल्दी जो डील है वो साइन कर सकता है US के साथ में। ये इतनी सी इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो हम 31 MQ-9B ड्रोन्स लेंगे तो 3 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में ये बंटने हैं, ऐसी बात ऑलरेडी की गई है। जो ड्रोन्स हैं ये 40 आवर्स तक कम्युनिकेशन में रह सकते हैं वाया सैटेलाइट्स, और इनकी जो भी डिटेल्स हैं, अगेन जो भी आर्म फोर्सेस या डिफेंस एग्जाम देंगे वो उन बच्चों के लिए ये जो पर्टिकुलर पोस्टर है काफ़ी काम का है। इसके अंदर लेज़र गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स हो सकती हैं, काफ़ी सारे मिशंस में काम में आ सकता है, राइट। चलिए, देन डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम। कौन सा देश है जिसने हाल ही में यूज़ किया है डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम? इज़राइल ने यूज़ किया है, हमस के से जो अटैक हुआ था उसको काउंटर करने के लिए। सो इज़राइल का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स को रोक सकता है, डिफीट कर सकता है, और इसको इज़राइल ने US के साथ मिलकर के डेवलप किया था। और हर एक फायरिंग जो यूनिट है वो 12 मिसाइल्स एक साथ शूट कर सकता है, और इसको पहले मैजिक वॉन्ड के नाम से भी कहा गया था, फिर इसका नाम डेविड स्लिंग कर दिया गया। ये है डेविड स्लिंग, ऑलराइट। इस तरह से ये इसके अंदर मिसाइल्स आ जाते हैं। 2012 में बना, मीडियम और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को ध्वस्त कर सकता है। पूरी टेरिटरी जो इजराइल की है एक ही लोकेशन से उसको ये प्रोटेक्ट कर सकता है। मल्टीपल रॉकेट्स को साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स रिसीव्स फर्स्ट LCA, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्रेनर फ्रॉम HAL, 7 more to come by March 2024। सो बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है उसने पहला ट्रेनर वर्जन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का हैंड ओवर कर दिया है इंडियन एयरफोर्स के चीफ को, VR चौधरी जी को, और जो बाकी हैं वो धीरे धीरे आ जाएंगे। तेजस की बात यहाँ पे हो रही है। HAL चीफ जो हैं CB आनंद कृष्णन जी, उन्होंने कहा कि जो 7 और ये तेजस हैं, दैट इज ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट हैं, वो डिलीवर हो जाएंगे मार्च 2024 तक। नाउ इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रहा है टू ऑपरेट 350 LCAs, जिनमें MK1, MK1A, MK2 वर्जन सारे शामिल हों। और जो LCA तेजस प्रोजेक्ट है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोजेक्ट है, वो 1983 में शुरू किया गया था। और इसने किसको रिप्लेस किया? तेजस आया तो किसी को रिप्लेस किया होगा, तो सोवियत ओरिजिन के MiG-21 फाइटर फ्लीट जो थी, हमारी एयरक्राफ्ट जो थी, उनको रिप्लेस करने के लिए तेजस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स चीफ अनवील्स न्यू एनसाइन एज द फोर्स मार्क्स 91st एनिवर्सरी। तो इंडियन एयरफोर्स की कौन से नंबर की एनिवर्सरी इस बार रही? 91st नंबर की रही, और जो नया अंसॉम्बल था उसको अनवील किया गया। तो हमारा जो कॉलोनियल टाइम का जो एक पूरा अंसॉम्बल था उसको
रिप्लेस किया गया है। अब जो ensemble है उसके अंदर हमारा नेशनल सिंबल है, यानी अशोक लायन है ऊपर और नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उस अशोक लायन के नीचे हिमालयन ईगल है जिसने अपने पंख खोल रखे हैं, जो सिंबलाइज करता है फ्री या फाइटिंग स्पिरिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। उसी के साथ लाइट ब्लू रिंग कलर जो है वो इस हिमालयन ईगल को एनसर्कल करती है और इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है आई एम सो सॉरी, इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम। क्या मोटो है? मोटो है इंडियन एयरफोर्स का नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसका मतलब है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। वो इंस्क्राइब हो रखा है इस ईगल के नीचे, वो भी गोल्डन देवनागरी के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत जूम्ड इमेज तो नहीं है मेरे पास, ये जो भी हमने डिस्क्रिप्शन लिया ना वो सब इसके बारे में ही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बोला कि यहाँ पे अशोका है और जो हमारा जो लायन है वो हो गया। उसके बाद नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते हो गया, उसके नीचे ईगल हो गई अपने वंश खोले हुए, उसके आसपास सर्कल हो गया ब्लू, उसके नीचे लिखा हुआ हो गया आईएएफ का मोटो, और ये हो गया न्यू जो क्रेस्ट है वो जो डिस्प्ले में लाया गया है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, जो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी है, उन्होंने कमांड की इंडियन एयरफोर्स डे परेड। कहाँ हुई इंडियन एयरफोर्स डे परेड? प्रयागराज में हुई इस बार, और 91st एनिवर्सरी इंडियन एयरफोर्स की मनाई जा रही थी। उसकी जो परेड थी उसको किसने लीड किया? ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी जी ने लीड किया, और ये पहली वुमेन है जिन्होंने कमांड संभाली, फ्रंट लाइन कमांड इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट यूनिट में। सो शी इज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल टू बी हैंडलिंग दिस कमांड, फ्रंट लाइन कमांड ऑफ अ कॉम्बैट यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, और इसी के साथ जो एक सेकेंड, हैव यू नॉट मेंशन्ड इट? ऑलराइट, दैट इज इट। देन हम आते हैं ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जो CBI है उसने जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं जो ऑनलाइन फिनेंशियल फ्रॉड या बाकी फ्रॉड करते हैं उनको पकड़ने के लिए 76 लोकेशन पे अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया। तो ऑपरेशन चक्र 2 किसने लॉन्च किया पूछा जा सकता है? CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया, और ये मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, हरियाणा, पंजाब, NCR, हिमाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट्स के अंदर टोटल 76 लोकेशन में कैरी आउट किया गया। जो भी डिटेल्स निकली हैं वो इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी हैंडओवर की गई हैं ताकि इनके क्रिमिनल्स के ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक्शन लिया जा सके इन केस दे ट्राई टू फ्ली। फिर हम आते हैं शॉर्ट न्यूज सेक्शन पे। इंडियन आर्मी प्लान्स टू स्टार्ट चाणक्य डिफेंस डायलॉग टॉक सीरीज। सो इंडियन आर्मी प्लान कर रहा है कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग टॉक सीरीज इस तरह का एक फोरम है जिसको शुरू किया जाए, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मैटर्स हैं उन पे डिस्कशन किया जा सकता है। स्वावलंबन 2 क्या है? स्वावलंबन 2.0 2 डे सेमिनार है जो नेवल इनोवेशंस और इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन NIIO ने कंडक्ट किया। Indian Army has installed a mobile tower in collaboration with Bharat Sanchar Nigam Limited, that is BSNL, for the first time सियाचिन ग्लेशियर पे। वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे एक मोबाइल टावर इंस्टॉल किया गया है इंडियन आर्मी और BSNL ने मिल करके। देन इंडियन एयरफोर्स टू स्टॉप फ्लाइंग MiG-21 बाय 2025। हमने देखा ही था तेजस और जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं वो आते जा रहे हैं, तो MiG-21 कब तक हट जाएगा? 2025 तक हट जाएगा। इसकी जगह LCA Mark 1A ले लेगा। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स अभी हमने देखा कि 91st एनिवर्सरी उसने मनाई, तो उसकी थीम क्या रही? थीम रही इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। क्या थीम रही? IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। सो ये हो गई हमारी सारी डिफेंस न्यूज़ भी, और उससे पहले हमने साइंस टेक कर लिया है। अब पूरे मंथली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ अक्टूबर के अंदर हमारा एक वीडियो रहता है जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़, इंडेक्स और स्पोर्ट्स का डिस्कशन करेंगे, और वो डेफिनेटली दिवाली के बाद करेंगे। आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन मंडे, पर अगर मंडे को नहीं आया तो ट्यूसडे को लेकर के आएंगे, बिकॉज फेस्टिव सीजन है। आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन। अच्छा, जो बच्चे नए हैं प्लेटफॉर्म पे, जिनको अगर पुराने वीडियोज़ देखने हैं, प्लेलिस्ट देखना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये जो वीडियो का टाइटल आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको दिए हुए हैं A to Z, आप वहाँ से देख सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्लेलिस्ट, वेबसाइट, ऐप, एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर। ऑलराइट, चलिए होमवर्क क्वेश्चन, साइनिंग ऑफ क्वेश्चन फॉर यू, आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन व्हाट फॉर इंडियंस इन इजराइल। इजराइल में जो इंडियंस थे उनको बचा करके लाने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन का क्या नाम है आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में तो मिलेगा ही, बट आई वुड बी रियली हैप्पी अगर आप कोशिश करेंगे कमेंट करने का, ढूंढ करके भी कमेंट करें, गूगल पे ढूंढ के भी कमेंट करें, देन ऑल्सो आई विल बी हैप्पी बिकॉज एटलीस्ट यू विल बी पुटिंग इन एफर्ट्स। और एफर्ट्स डालोगे तो ये आंसर हमेशा दिमाग में रहेगा, कभी एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। तो ये था आज का सेशन। आई रियली होप जो भी पढ़ा है समझ में आ गया होगा। एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट, have a really happy and safe Diwali and take good care of yourself. Bye bye.